हेलो फ्रेंड्स, आज स्टैटिस्टिक्स का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। फाइन। तो सबसे पहले तो हमें स्कोप वर्ड का मतलब जानना पड़ेगा। स्कोप वर्ड का मतलब होता है एरिया और एक्सटेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर दैट समथिंग डील्स विद। मतलब कोई भी चीज किन किन चीजों में डील करती है उसी को हम उसका स्कोप कहते हैं। अगर बात करें हम स्टैटिस्टिक्स के स्कोप की, तो स्टैटिस्टिक्स का स्कोप क्या हो जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स किन किन सब्जेक्ट मैटर में डील करता है। फाइन। तो स्टैटिस्टिक्स किन किन चीजों को इंक्लूड करता है, यहाँ पे मेनली मैंने तीन चीजें लिखी है। पहला तो नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दूसरा सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और तीसरा लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्कोप के अंदर हम इन तीन पॉइंट्स को वन बाय वन करेंगे डिस्कस यहाँ पे। ठीक है। सबसे पहला है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब जब भी किसी भी सब्जेक्ट के नेचर के बारे में पढ़ोगे ना, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज हो या फिर स्टैटिस्टिक्स हो, तो आप देखोगे एक चीज कॉमन की उसके अंदर हम ये बात डिस्कस करते हैं कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट साइंस है या फिर आर्ट्स है। तो जब बात की जाती है स्टैटिस्टिक्स की, तो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि स्टैटिस्टिक्स को साइंस भी कहा जाता है और आर्ट्स भी कहा जाता है। फाइन। तो ऐसा क्यों होता है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। अब साइंस क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट या कोई भी ऐसी चीज जिसको स्टडी करने के लिए हमें कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स लगानी पड़ती है और उसका एक प्रॉपर सिस्टमैटिक मेथड होता है, एक सिस्टमैटिक मैनर होता है। तो जब हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो नो डाउट अभी हमने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है। आप जैसे जैसे आगे मूव करोगे सिलेबस में, तो आपको पता चलेगा कि हर एक टॉपिक को स्टडी करने का एक सिस्टम होता है, एक मेथड होता है, एक प्रोसीजर होता है। फाइन। देयर आफ्टर जो भी चीजें यहाँ पे स्टडी कंडक्ट की जाती है, वो सब कुछ बहुत ही साइंटिफिक तरीके से स्टडी कंडक्ट की जाती है। इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया, साइंस कह दिया। दूसरी तरफ इसे आर्ट्स इसलिए कहते हैं कि जो भी न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव डेटा हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर डील करते हैं, वो सब कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है या फिर रियल लाइफ प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ होता है कहीं ना कहीं। ठीक है। अब जैसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव तो हमने पहले डिस्कस किया है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, नंबर्स में जो चीज एक्सप्रेस की जाती है उसे क्वांटिटेटिव कहा जाता है। तो अब अगर मान लो कि हमने एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ कुछ डेटा गैदर किया और गवर्नमेंट ये पता लगाना चाहती है कि पिछले 5 सालों में एम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ी है, तो उसका पर्पस कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि उन्हें कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की जरूरत है। क्लियर है। तो इसीलिए इसको हमने क्या कहा, स्टैटिस्टिक्स को साइंस भी कह दिया और हमने आर्ट्स भी कह दिया। अब हमें डिस्कस करना है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी हम दो चीजों को स्टडी करेंगे, पहला डिस्क्रिप्टिव और दूसरा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव वर्ड का ही मतलब होता है चीजों को डिस्क्राइब करना या एक्सप्लेन करना। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर वो सारी चीजें पढ़ी जाती हैं जो डेटा के कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस में इस्तेमाल की जाती हैं। अब इसके अंदर काफी सारी चीजें आएंगी जो आने वाले चैप्टर्स में हमें स्टडी करना है, जैसे कि डेटा के कलेक्शन के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट करने के क्या तरीके होते हैं, एनालिसिस का मतलब क्या होता है और उसके लिए हम किन किन टेक्निक्स का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ उन चीजों को डिटेल में नहीं बता रही, अदरवाइज शायद आपको कंफ्यूजन हो। तो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में आपको वो सारी चीजें डिटेल में स्टडी करने को मिल जाएंगी। फाइन। अब दूसरी तरफ आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंस का मतलब ही होता है रिजल्ट पता लगाना या कंक्लूजन निकालना। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पार्ट में हम उन सारे मेथड्स और टेक्निक्स को स्टडी करते हैं जो किसी भी तरीके से हमें रिजल्ट फाइंड आउट करने में मदद करते हैं या किसी कंक्लूजन यानी निर्णय पे पहुंचने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है। तो अब ये भी चीजें आने वाले टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये सारे आपके इंडिविजुअल चैप्टर्स के फॉर्म में 11th क्लास के सिलेबस में दे रखे हैं। लिमिटेशन वर्ड का मतलब होता है कमियां या वीकनेसेस। जैसे हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, स्टैटिस्टिक्स में भी कुछ कमियां हैं, कुछ वीकनेसेस हैं। अब सबसे पहली कमी तो ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा की बात करते हैं। हमने स्टडी किया था कि स्टैटिस्टिक्स में क्वालिटेटिव फैक्टर्स को बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया जाता है। बट क्या डे टू डे लाइफ में हम क्वालिटेटिव फैक्टर को इग्नोर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो एक कंपनी अपने सेल्स को, फ्यूचर सेल्स को प्रोजेक्ट करना चाहती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके करंट सेल को और प्रीवियस सेल को रिकॉर्ड करेगी।
बट उन्होंने वो सेल कैसे अचीव किया है, वो टारगेट कैसे अचीव किया है, क्या उन्होंने कुछ मिसकंडक्ट तो नहीं किया है बिजनेस का, इन सारी चीजों को स्टैटिस्टिक्स इग्नोर कर देता है। लेकिन जब एक बिजनेस की बात करें हम, तो बिजनेस में एथिक्स भी उतनी ही जरूरी है। तो अगर मान लो कि सेल्स जो अचीव किया गया वो अनएथिकल तरीकों से अचीव किया गया है, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है। बट स्टैटिस्टिक्स को इनसे कोई मतलब नहीं है कि क्वालिटेटिव फैक्टर क्या है और वो किस तरीके से इकोनॉमी में या फिर पर्टिकुलर बिजनेस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। अब आती है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमने जो फीचर पढ़ा था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट ऑफ वैल्यूज की बात की जाती है, मतलब एक सिंगल वैल्यू को ही स्टैटिस्टिक्स में हम कंसिडर नहीं करते। जैसे अगर मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में 95 मार्क्स आया, तो उससे स्टैटिस्टिक्स जो है वो इंक्लूड उसको सिर्फ नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ वैल्यूज हो। तो अब देखा जाए तो एक एक सिंगल वैल्यू भी तो उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर एग्रीगेट ऑफ डेटा हमारे पास नहीं है तो फिर उसको भी स्टैटिस्टिक्स इग्नोर कर देता है और उस पर कोई भी कंक्लूजन डिराइव नहीं करता। देन होमोजेनिटी ऑफ डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टैटिस्टिक्स। होमोजेनस का मतलब होता है सिमिलर नेचर का। तो स्टैटिस्टिक्स तभी कंडक्ट किया जाता है, स्टैटिस्टिकल मेथड, जब सारे डेटा जो हमने स्टडी किया है वो बिल्कुल एक जैसे हो, सिमिलर नेचर के हो। अब एक स्टूडेंट का मैंने हाइट लिख लिया, एक का वेट लिख लिया, एक का मार्क्स लिख लिया, तो उसको भी हम स्टडी नहीं कर सकते स्टैटिस्टिक्स के अंदर। अगर सारे स्टूडेंट का या तो सिर्फ हाइट मैंने लिखा, या सारे स्टूडेंट का मैंने सिर्फ वेट लिखा, या सारे स्टूडेंट का सिर्फ मैंने मार्क्स लिखा एक साथ, तो फिर वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट बन सकता है। Thereafter, ये इट इज ट्रू ओनली टू एन एवरेज। अब ये देख रहे हो ना, जितने भी फीचर्स हमने स्टडी किए थे वो कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स की वीकनेसेस बनती है। हमने एक फीचर स्टडी किया था कि स्टैटिस्टिक्स जो है उसमें डिजायरेबल जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी हमें चाहिए होती है, सिर्फ वहीं तक वो करेक्ट होता है। यानी कि अब 100% हम इंश्योर नहीं कर सकते कि हमने जो डेटा गैदर किया है और उस पर जो रिजल्ट डिराइव किया है वो करेक्ट हो। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि स्टूडेंट को ही हम लेकर चलते हैं एग्जाम्पल में, अगर स्टूडेंट की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया सिर्फ देखा जाए तो लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स होंगे, उन सबका डेटा गैदर करना तो बहुत डिफिकल्ट है। चलो एक सेकंड के लिए हमने डेटा गैदर भी कर लिया, लेकिन इतने सारे लोग उस डेटा को गैदर करने में इन्वॉल्व होंगे, देन उसको जो भी मेथड से गैदर करेंगे वो सारे मेथड में कहीं जरा सी भी कुछ मिस्टेक हो गई तो हमारा जो एक्यूरेसी है वो 100% तो नहीं होगा। तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स में हमें कितनी एक्यूरेसी चाहिए सिर्फ हम उसके हिसाब से काम करते हैं। 100% एक्यूरेसी जो है वो काफी डिफिकल्ट है, काफी क्लोज टू कह लो इम्पॉसिबल है, क्योंकि कई तरीके के एरर्स भी होते हैं स्टैटिस्टिक्स में जिनको हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि स्टैटिस्टिकल एरर, नॉन स्टैटिस्टिकल एरर एक्सेट्रा। Thereafter, without reference, result may prove to be wrong। यानी कि हमने डेटा कहां से लिया है, वो रेफरेंस अगर आपको नहीं दिया जाए तो कोई भी उस रिजल्ट को गलत साबित कर सकता है। अगर मैंने खुद से जाकर प्राइमरी डेटा गैदर किया है तो फिर भी मैं वहां पे रेफरेंस जरूर मेंशन करूंगी कि डेटा हैज बीन गैदर्ड बाय मी एंड माय टीम। लेकिन अगर मान लो जो भी डेटा ले रहे हैं वो सेकेंडरी डेटा है, मतलब ऑलरेडी किसी ने गैदर किया हुआ है उसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उसमें तो रेफरेंस और ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर सही रेफरेंस हम नहीं देंगे कि डेटा कहाँ से लिया गया है, तो शायद जिस कंटेक्स्ट में मैं उसको इस्तेमाल कर रही हूँ वहां पे कुछ कंफ्यूजन हो जाए और फिर वहां पे हमारे रिजल्ट को कोई अदर पर्सन गलत साबित कर दे। Thereafter, it can only be understood by experts। अब जैसे कि आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ना शुरू कर चुके हो तो धीरे धीरे आप भी स्टैटिस्टिक्स में एक्सपर्ट हो जाओगे। लेकिन एक लेमन की बात करें जिसे पता नहीं कि मीन क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, कोरिलेशन किसे कहते हैं, रिग्रेशन किसे कहते हैं, वो इन चीजों को नहीं समझ सकता, उसके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएंगी। एंड फाइनली इसमें काफी सारा मिसयूज किया जाता है स्टैटिस्टिक्स का। लोग अपने हिसाब से डेटा को तोड़ मरोड़ के या फिर वो जिस तरीके का रिजल्ट शो करना चाहते हैं उसी तरीके का सैंपल क्रिएट करके भी कई बार इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे थे स्टैटिस्टिक्स के लिमिटेशन। अब पहले चैप्टर के एंड में हम एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक और स्टडी करना है कि आखिरकार स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है या फिर स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, जिसकी वजह से हम इसे इकोनॉमिक्स में भी इंक्लूड करते हैं, इकोनॉमिक्स में भी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको ये क्वांटिफाई करता है।
अब ध्यान रखेंगे पूरी इकोनॉमिक्स में क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वर्ड बार बार रिपीट होगा। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है नंबर्स में एक्सप्रेस करना। जब तक गवर्नमेंट के पास जो भी प्रॉब्लम्स है, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, हमें एम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ानी है, या कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, ये सारी चीजें क्वांटिफाइड नहीं होंगी, तब तक तो गवर्नमेंट कुछ प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकती। देन इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। अब ये इंटर वर्ड का मतलब होता है बिटवीन, सेक्टोरल मतलब सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इन सब के बीच में कंपैरिजन कर सकता है कि किसकी ग्रोथ रेट कितनी बड़ी है, कितनी घटी है, आउटपुट कितना बढ़ा घटा है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना कम या ज्यादा हुआ है, ये सारी चीजें हम कंपेयर कर सकते हैं। एंड टेम्पोरल मतलब टाइम, मतलब कि अलग अलग टाइम के बीच में भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। लाइक 2020 के कंपैरिजन में जो प्रीवियस ईयर्स थे, पिछले 5 या 10 साल, उनमें जो भी प्रोडक्शन था या आउटपुट था वो कितना था, क्या इस पेंडेमिक की वजह से हमारे ओवरऑल प्रोडक्शन, जीडीपी या आउटपुट पे कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स मैंने यूज किए हैं जैसे जीडीपी, देयर आफ्टर अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। तो ये इसमें से काफी सारी चीजें हैं जो आपको 12th के सिलेबस में स्टडी करनी है, जो आपके आने वाले टाइम पे वो भी क्लासेस में स्टार्ट कर दूंगी। तो अभी कोई डरने की बात नहीं है, बस यहाँ पे बेसिक चीजों को ही आप ध्यान में रखना। फाइन। देयर आफ्टर ये इकोनॉमिक थ्योरीज एंड पॉलिसीज बनाने में मदद करती है। हमारी थ्योरीज भी काफी सारी हमें आगे पढ़नी है। फाइन। देयर आफ्टर गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज बनाती है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई, देयर आफ्टर आपका पॉवर्टी लाइन से जो लोग नीचे हैं उनके लिए जो पॉलिसीज बनती हैं, और एन नंबर ऑफ जो भी पॉलिसीज है, उन सब के लिए भी हमें स्टैटिस्टिकल डेटा की जरूरत पड़ती है, तब जाके हम उसे कंडक्ट कर सकते हैं। एंड फॉरकास्टिंग में भी हमारी मदद करता है। फॉरकास्टिंग वर्ड का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में एंटिसिपेशन करना, अंदाजा लगाना। अब अंदाजा लगाने का मतलब ये नहीं कि मैं बैठे बैठे बोल दूं कि कल तो बारिश होगी, नहीं। अगर वेदर फोरकास्टिंग भी होती है ना, तो उसके लिए पिछले कई सालों का डेटा लिया जाता है, उसके बेसिस पे कैलकुलेशंस किए जाते हैं, एंड देन आगे को प्रिडिक्ट किया जाता है। तो कोई भी फोरकास्टिंग हो, खासकर इकोनॉमिक फोरकास्टिंग की अगर मैं बात करूं, तो वो बिना स्टैटिस्टिक्स के मदद के नहीं किया जा सकता। अब आता है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वर्ड भी हमने इकोनॉमिक्स में स्टडी कर लिया है। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब जहां पे अलग अलग डायरेक्शन में मूव होने वाली चीजें एक जगह आके ठहर जाती हैं, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिस्टिक्स हमें डेटा प्रोवाइड करता है, हमें कैलकुलेशंस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ पॉइंट या फिर इक्विलिब्रियम पे रेस्ट करते हैं, पहुंच जाते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इस पूरे टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट हो आपको, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना, फॉलोड बाय मैंने इकोनॉमिक्स का जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक नीचे मेंशन कर दिया है। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। टिल देन, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।